गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है श्वसन तंत्र, जिसकी हम बात करने के लिए जा रहे हैं। श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम। श्वसन क्या होता है? सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो क्रिया है वो श्वसन कहलाती है। तंत्र मतलब तंत्र जिसमें अनेक क्रियाएं होगी, जो अनेक सिस्टमों से जो बंधा है वो तंत्र है, जिसकी हम बात करने के लिए जा रहे हैं। वो क्या है? श्वसन तंत्र। अब इसमें हम बात करते हैं कौन कौन सी रिएक्शनों का कार्य होता है, मतलब कौन सी रिएक्शन है इसमें घटती है। तो पहली आती है ऑक्सीकरण, मतलब श्वसन विदाउट ऑक्सीकरण के बिना संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन एक ऑक्सीकरण रिएक्शन है, मतलब श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। अब आगे हम बात करते हैं ऊर्जा तथा उष्मा। ऊर्जा, हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और उष्मा भी बनी रहती है। उष्मा दो प्रकार से बनी रहती है। एक प्रकार तो आपका हो गया श्वसन और दूसरा हो गया रक्त का परिसंचरण। ऊर्जा तथा उष्मा हमारे शरीर में श्वसन के माध्यम से बनी रहती है। उष्मा दो प्रकार से बनी रहेगी आपकी, एक तो श्वसन के माध्यम से और दूसरी है रक्त का परिसंचरण। हम शरीर में श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो हमारा शरीर ऊर्जा देगा। और उष्मा किससे बनती है? उष्मा हमारे शरीर में ब्लड जो कोशिकाओं में आदान प्रदान ब्लड का होता रहता है, उसमें हमारा शरीर गर्म रहता है। अगर कोई व्यक्ति अगर उस सांस लेना छोड़ दे और उसमें खून का दौड़ना बंद हो जाए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति का शरीर ठंडा रहता है। अब बात करते हैं हम अपचाई, कैटाबोलिक, मतलब किसी चीज को तोड़ना कैटाबोलिक और किसी चीज को जोड़ना एनाबोलिक। मतलब हम कह सकते हैं कि जो श्वसन है वो एक अपचाई या कैटाबोलिक रिएक्शन है। तो दोबारा देखना दोस्तों, ऑक्सीकरण रिएक्शन बिना ऑक्सीकरण के संभव नहीं है। क्या? श्वसन। ऊर्जा तथा उष्मा, श्वसन से हमारे शरीर में ऊर्जा तथा उष्मा बनी रहती है। अपचाई, किसी चीज को तोड़ना, तो विदाउट कैटाबोलिक रिएक्शन से श्वसन संभव नहीं है। आगे हम बात करते हैं श्वसन अंग, मतलब कौन कौन से अंग है जिनसे हम श्वसन सांस का आदान प्रदान करते रहते हैं। तो हम बात करते हैं मनुष्य में। मनुष्य स्तनधारी में आता है। स्तनधारी क्या है? जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो स्तनधारी जैसे भेड़ गाय जो भी है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है वो स्तनधारी। उसमें जो श्वास का आदान प्रदान होता है वो किससे होता है? लंग से, मतलब फेफड़ा से। अब बात करते हैं हम कीट की। तो कीट में डायरेक्टली वो श्वास लेता है श्वास नली से, मतलब ट्रेकिया से वो यहाँ से श्वास का आदान प्रदान करता है डायरेक्टली से। और जो स्तनधारी है वो है फेफड़ा से। अब बात करते हैं जलीय जीव जैसे मछली, वो डायरेक्टली सांस लेते हैं गल्फर से, जिन्हें हम बोलते हैं गिल्स और कलोम। जो बाहर होते हैं या मुंह पे मछली के जलीय जीवों के, वो गल्फर से या गिल से कलोम से अपना सांस का आदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं मेंढक की। मेंढक की तीन अवस्थाएं होती है। अगर मेंढक भूमि पर है तो वो सांस लेगा, तब अगर भूमि पर मेंढक है तो वो सांस लेगा फेफड़े से। और भूमिगत है, भूमि पर और भूमिगत, इस पे ध्यान रखना दोस्तों। भूमिगत है तो वो सांस लेगा त्वचा से। तो जो भूमिगत वाली अवस्था है मेंढक की, उसको हम कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। उसको हम कहते हैं निष्क्रिय अवस्था। तो कह सकते हैं कि मेंढक की जो निष्क्रिय अवस्था होती है उसमें मेंढक किससे सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है। और हम बात करते हैं एक टेडपोल यानी छोटा मेंढक। जो छोटा मेंढक होता है, आपने देखा होगा जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं वो मछली के समान होते हैं, जो जलीय जीव में लिए जाते हैं, वो गिल से अपना सांस का आदान प्रदान करते हैं। तो ये बात दोबारा से देखना दोस्तों, जो स्तनधारी होते हैं वो फेफड़ा से श्वास का आदान प्रदान करते हैं। जो कीट वगैरह होते हैं वो श्वास नली मतलब ट्रेकिया से सीधा सांस लेते हैं। और जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स कलोम गल्फर से अपना सांस का आदान प्रदान करते हैं। और जो मेंढक है वो त्वचा से अपना सांस का आदान प्रदान करते हैं। मेंढक में तीन अवस्थाएं हैं। एक तो भूमि पर मेंढक है वो फेफड़ा से सांस लेगा। और जो भूमि के अंदर यानी निष्क्रिय अवस्था में जो मेंढक है वो त्वचा से सांस लेगा। और एक
मेंढक की अवस्था है टेडपोल, यानी छोटा मेंढक है वो अपने गिल से सांस लेगा। अब आगे हम बात करते हैं श्वासोश्वास ब्रीथिंग। श्वासोश्वास ब्रीथिंग मतलब सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो क्रियाएं हैं वो श्वासोश्वास ब्रीथिंग कहलाती है। तो इसके दौरान हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं और कितनी मात्रा में लेते हैं और उन गैसों को हम वापस रिटर्न कितनी मात्रा में छोड़ते हैं। अब दोस्तों वायुमंडल में 3 प्रकार की गैसें पाई जाती है, मतलब साधारणतः हम जो ऑक्सीजन यानी जो श्वसन लेते हैं उसमें 3 प्रकार की, एक तो है आपकी नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन और एक है आपकी CO2। इधर भी छोड़ेंगे हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2। ये नॉर्मल सी बात है, जो लेंगे वो वापस करेंगे, सही है ना। हाँ, तो आगे देखो, जो वायुमंडल में सामान्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन पाई जाती है 21% और CO2 पाई जाती है 0.003%। अब देखना दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न पुटअप हो सकता है, जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा है 78%, तो हम 78% लेंगे श्वास में और वापस दान कर देंगे कितना, 78%। मतलब जितना हम लेंगे उतना वापस नाइट्रोजन छोड़ देंगे। अगली गैस पे आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21%, हम यहाँ ये स्टार यहाँ से परसेंट पुटअप हो सकता है, हम ग्रहण करेंगे 21% और छोड़ेंगे कितना, 17%। यहाँ 4% की हेराफेरी गड़बड़ी हो गई है, जो कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 21% और छोड़ रहे हैं कितना, 17%। यहाँ ध्यान रखना दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, वो वायुमंडल में पाई जाती है 0.03% और हम छोड़ते हैं इसको कितना, 0.04, नहीं दोस्तों 4%। ये हो सकता है 4.6 भी माना जाता है, ध्यान रखना। तो दोबारा से देखना एक बार, श्वासोश्वास ब्रीथिंग क्या होता है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की जो क्रियाएं हैं वो श्वासोश्वास ब्रीथिंग कहलाती है। ये 2 प्रकार से हो गई, अंदर लेना और बाहर छोड़ना, मतलब सांस को अंदर लेना और वापस बाहर छोड़ना। अंदर लेना निःश्वसन, मतलब इनपायरेशन निःश्वसन, और बाहर छोड़ना निःश्वसन। यहाँ ये बिंदुओं का ध्यान रखना, निःश्वसन एक्सपायरेशन। इनपायरेशन इंग्लिश में तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा, इनपायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब इनपायरेशन अंदर लेना, एक्सपायरेशन बाहर छोड़ना। तो हम देखते हैं कौन कौन सी गैसें हैं जो वायुमंडल में पाई जाती है और कितनी मात्रा में हम ग्रहण करते हैं और वापस कितनी मात्रा में छोड़ते हैं। तो पहली गैस आपकी आती है नाइट्रोजन, वो वायुमंडल में पाई जाती है 78%। दूसरी गैस है ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में पाई जाती है 21%। और तीसरी गैस की हम बात करते हैं CO2, वो पाई जाती है 0.03%। अब बात करते हैं कितनी ग्रहण कर रहे हैं, कितनी छोड़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन 78% ले रहे हैं, 78 वापस कर रहे हैं। ऑक्सीजन 21% ले रहे हैं और छोड़ कितना रहे हैं भाई, 17%। यहाँ 4% की हेराफेरी है, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं CO2, ये वायुमंडल में 0.03% पाई जाती हैं और छोड़ ज़्यादा रहे हैं, कितना, पॉइंटों में 4%। अब आगे बात करते हैं श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है, जिन जिन माध्यमों से हम सांस का आदान प्रदान करते हैं वो श्वसन मार्ग कहलाता है। जैसे हम, क्या बोला मैंने, दोबारा से समझना, श्वसन मार्ग जिन जिन माध्यमों से हम सांस का आदान और प्रदान करते हैं, मतलब सांस को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, वो हो गया आपका श्वसन मार्ग। तो इसमें अपन 10 पॉइंट पढ़ेंगे, जिनमें पहला पॉइंट है आपका नासा छिद्र, दूसरा नासा कपाट, तीसरा है फेरिंग्स गर्सनी, लेरिंग्स श्वरतंत्र, ट्रेकिया श्वास नली, ब्रोंकाई ब्रोंकोलियोसिस, एल्वियाई वायुकोष्ठक, ब्लड के बाद में आपका जाता है सेल में। देखना दोस्तों दोबारा से, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स और लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद आ गया आपकी ट्रेकिया श्वास नली, उसके बाद हो गया ब्रोंकाई। यहाँ से श्वास नली फेफड़ों में 2 भागों में बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। दोस्तों ध्यान से रखना, एक बार दोबारा से देखना, नासा छिद्र, यहाँ आपका पाया जाता है नासा कपाट, उसके बाद आपके पाई जाती है ग्रसनी फेरिंग्स, यहाँ पाई जाती है आपका स्वरतंत्र लेरिंग्स, मतलब नासा छिद्र, नासा कपाट,
फेरिंग्स और लेरिंग्स। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रेकिया, जो यहाँ है आपकी श्वास नली। ये श्वास नली फेफड़ों में जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, जो है ब्रोंकाई, और फेफड़ों में जाने के बाद जो श्वास दो भागों में बढ़ गई वो अनेक भागों में बढ़ जाती है, उनको कहते हैं ब्रोंकोलियोसिस। और जो ये है, और इन जो ये आगे जाकर गुच्छों के निर्माण कर लेती है उसको कहते हैं हम वायु कोष्ठक। यहाँ आकर अपनी वायु को रेस्ट मिलता है, मतलब यहाँ से आदान प्रदान होता रहता है अपनी श्वास का। इसके बाद जो ब्लड है वो यहाँ से ब्लड, ये पूरा वायु कोष्ठक है, ये ब्लड का भरा हुआ होता है। यहाँ से ब्लड जाती है, मतलब ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन श्वास को लेके जाती है सेल में। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से क्रेब्स चक्कर बनता है। क्रेब्स चक्कर के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के निर्माण के दौरान वहाँ CO2 उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? CO2। तो वहाँ से हीमोग्लोबिन क्या लेके गया था? O2। और वहाँ निर्माण हो रहा है किसका? CO2। तो वहाँ से CO2 लेकर वापस फेफड़ों को देता है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर में O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है? तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम और टोटल लंग्स कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? एक बार में जितना सांस लेते हैं, मतलब नॉर्मली हम जो सांस लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो सांस लेते हैं वो हम लेते हैं 500 ml। और टोटल लंग्स कैपेसिटी अधिकतम एक बार में अधिकतम कितना सांस ले सकते हैं? वो आपकी 6000 ml। अब बात करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर है वो कई प्रकार के होते हैं, ऊंचाइयों के लिए, गहराई के लिए, जल के लिए, आईसीयू में भी सिलेंडर काम में लिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं पर्वत के लिए, ऊंचाइयों पर जाने के लिए ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ती है। तो उस सिलेंडर में क्या भरा जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। समुद्र में जाते हैं तब भरते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, गहरा समुद्र हो, 300 फीट के लमसम गहरा समुद्र हो, वहां नाइट्रोजन की जगह कौन ले लेती है? हीलियम। मतलब O2 व हीलियम इस सिलेंडर में, गहराई वाले सिलेंडरों में भरी जाती है। दोबारा से देखें दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है वो पर्वत, मतलब ऊंचाइयों के लिए हम भरते हैं उस सिलेंडर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और समुद्र के लिए, जल के लिए भरते हैं हम O2 और नाइट्रोजन। और गहराई के लिए अगर बात करते हैं तो हम भरते हैं ऑक्सीजन और हीलियम। अब बात करते हैं आईसीयू। आईसीयू में दो प्रकार के मरीज जाते हैं, एक नॉर्मली और एक सीरियसली। आईसीयू में दो प्रकार की मरीज आती है, एक नॉर्मली और सीरियसली। नॉर्मली के लिए जो दोनों में ऑक्सीजन और H2 गैस भरी जाती है। जो नॉर्मली मरीज होता है वो मास्क के माध्यम से फेफड़ों में अपना श्वास का आदान प्रदान कर लेते हैं। और जो रहता है सीरियसली मरीज, उसकी बात करते हैं वेंटिलेटर, वो श्वास नहीं ले पाता है तो उसको जो श्वास नली है ट्रेकिया, उसके माध्यम से दो नलियां दी जाती है और फेफड़ों में पंप के माध्यम से हवा भरी जाती है, उसको बोलते हैं हम वेंटिलेटर। दोस्तों कैसा लगा आपको?